नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात भारत पाक के संघर्ष के बाद पड़ोसी देशों की भूमिका और स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पर। भारत पाक संघर्ष के बीच दक्षिण एशिया के देश भी बदलाव की स्थिति में हैं। जब सभी का ध्यान सेनाओं की तैनाती, वायु शक्ति प्रदर्शन और नौसैनिक दावों पर था, तब एक बड़ा रणनीतिक प्रभाव सीमा पर नहीं, पड़ोसी देशों की प्रतिक्रिया में दिख रहा था और इसीलिए अब हमें पड़ोसियों पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन सभी ऐसा रुख अपना रहे थे जिसमें उनकी कमजोरियां और महत्वाकांक्षाएं दोनों ही झलकती हों। उधर विदेशी तकनीक पर निर्भरता को लेकर सीडीएस का बयान भी बहुत कुछ दर्शाता है। ऐसे में भारत का अगला कदम और नीति में कितने बदलाव की जरूरत है, इसी पर आज हम विशेष चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत ने अपने पड़ोसियों की तुलना में बड़ी ताकतों और भू राजनीतिक मैदान के बड़े खिलाड़ियों को अधिक महत्व दिया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पड़ोसी देशों की भूमिका साफ नजर आई, जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि भारत को आज हर मोर्चे पर कितने बदलाव की जरूरत है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि श्रीलंका से बांग्लादेश तक और नेपाल से मालदीव तक भारत पाक संघर्ष के प्रभाव अलग अलग रहे हैं। इनमें से कोई भी देश संघर्ष में सीधा भागीदार नहीं था। वजह भी कुछ इस तरह की सामने आई। भारत और चीन के बीच संतुलन बनाने का लंबा अनुभव रखने वाला श्रीलंका भारत पाक टकराव को लेकर सार्वजनिक बयानबाजी से बचता दिखा। हालांकि पर्दे के पीछे उसे समुद्री जंग को लेकर चिंता थी। भारतीय युद्धपोतों की दक्षिणी हिंद महासागर में सक्रियता के चलते वो खुद की रणनीतिक स्थिति का फिर से आकलन कर रहा था। वो हम्बनटोटा और कोलंबो बंदरगाहों में चीनी निवेश को नहीं गंवाना चाहता। वहीं भारत के सुरक्षा कवच में भी बने रहना चाहता है। श्रीलंका भूल नहीं सकता कि जब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी तो भारत ने उसे 4 अरब डॉलर की सहायता दी थी। इसी तरह नेपाल कूटनीतिक रास्ते पर चलना जारी रखे हुए है। भारत के साथ 2020 के सीमा विवाद की यादें अभी ताजा हैं। भारतीय सैन्य ताकत की मजबूती को लेकर नेपाल की जनता सावधान है। हालांकि दोनों देशों के बीच सैन्य और खुफिया जानकारियों को लेकर सहयोग चुपचाप जारी है। नेपाल की उत्तरी सीमा पर चीन की मौजूदगी बढ़ रही है। इस क्षेत्र में भारत विरोधी तत्व आने जाने के रास्ते तलाश रहे हैं। भूटान एक अपवाद है। वो भारत का सबसे विश्वसनीय क्षेत्रीय साझेदार बना हुआ है। खासतौर पर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में वो भारतीय सेनाओं के साथ समन्वय बढ़ा रहा है। डोकलाम में जहां पहले भारत चीन के बीच विवाद हुआ था, उस पर भी निगरानी रखी जा रही है। भूटान का रुख इस समझ पर आधारित है कि उसकी सुरक्षा भारत से जुड़ी है। उधर बांग्लादेश का मामला इन सब से जटिल है। आर्थिक रूप से भारत से जुड़े बांग्लादेश ने चुप्पी साध रखी है। बांग्लादेश में स्थितियां राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं। वहां की सेना में मौजूद धर्मनिरपेक्ष तत्व भारत के समर्थन में है, लेकिन आईएसआई वहां अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। इधर मालदीव ने कुछ समय के लिए चीन समर्थक रुख अपनाने के बाद अब भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों को पुनर्जीवित किया है। हिंद महासागर क्षेत्र, विशेष रूप से मालदीव और मॉरिशस के आसपास भारतीय समुद्री गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। म्यांमार आंतरिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है, लेकिन वो भारत की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत का पूर्वोत्तर जो विद्रोही गतिविधियों के प्रति संवेदनशील है, म्यांमार से लंबी सीमा साझा करता है। भारत म्यांमार सीमा पर सैनिकों की आवाजाही और हवाई निगरानी कथित तौर पर बढ़ गई है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस अस्थिर गलियारे के जरिए छद्म तत्वों को सक्रिय कर सकता है। हमारे किसी भी पड़ोसी मुल्क ने खुले तौर पर किसी पक्ष के साथ गठबंधन नहीं किया, फिर भी वे अपनी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। उपमहाद्वीप के छोटे देश अब क्षेत्रीय संकटों में निष्क्रिय दर्शक नहीं बने रह सकते, लेकिन विदेश नीति और कूटनीति दोनों अपने अपने समय पर काम करती है। ऐसे में कब क्या बदलाव हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता और इन सब के लिए भारत को हर मोर्चे पर तैयार रहना होगा। पड़ोसी देशों पर कड़ी निगरानी के साथ साथ विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमें कमजोर बना रही है, जिसके लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि हम कल के हथियारों से आज की लड़ाई नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा, विदेश से इंपोर्ट की गई टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमारी युद्ध तैयारियां कमजोर करती है। Indigenously developed counter US systems and counter US systems built for our terrain and our needs are crucial. We cannot rely on imported niche technology that are crucial for our offensive and defensive missions. We must invent and build and safeguard ourselves. Dependence on foreign technologies weakens our preparedness, limits our ability to scale up production,
results in shortfall of critical spares for sustenance and round-the-clock availability. Another important aspect of this capability is that foreign weapons and sensors, their capabilities are known to all, and adversaries can predict our tactics and doctrinal concepts based on the capabilities of this particular system. So you may have today on very modern aircrafts, air-to-air missiles, so say ranges are known to us, so are they known to the adversaries also? And the moment if they are imported, then obviously the adversary can keep out of those ranges and develop tactics accordingly. So this becomes a severe limitation. But if you are developing systems which you own, their capabilities are not known to the enemy, and that may add an element of surprise when actually you are face to face in the initial encounters at least. So when we design, make, and innovate at home, we secure our secrets, cut costs, retain the initiative to scale up production, and maintain around-the-clock readiness. Our Honorable Raksha Mantri has rightly said that Atmanirbharta is not a choice, it's part of a duty. ऑपरेशन सिंदूर ने ये साफ कर दिया कि भारत को अपनी स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम पर ज्यादा ध्यान देना होगा। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन के दौरान अनआर्म ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय रक्षा प्रणाली ने ज्यादातर ड्रोन मार गिराए और किसी भी सैन्य या नागरिक ढांचे को कोई क्षति नहीं होने दी। लेकिन हमें अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर होना होगा। विदेशी तकनीकों पर अत्यधिक निर्भरता हमारी उत्पादन क्षमता को घटाती है और जरूरी पुर्जों की कमी का कारण बनती है, जो युद्ध के समय बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसे में सीडीएस का बयान दूसरे देशों और टेक्नोलॉजी पर निर्भरता को छोड़कर भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा ध्यान देना होगा। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में भारत तेजी से बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। आज भारत दुनिया के हथियार बेचने वाले 25 बड़े देशों की सूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा, भारत 2015 से 2019 की अवधि तक दूसरा सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश रहा। वहीं भारत विश्व के शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों में शामिल है और ये बड़ी उपलब्धि है। आज 100 से ज्यादा कंपनियां ब्रह्मोस मिसाइलों, पिनाका रॉकेट सिस्टम और डोर्नियर एयरक्राफ्ट जैसे उत्पादों का निर्यात कर रही है। एक दशक में 3 गुना बढ़ा हथियारों का निर्माण। वित्त वर्ष 2023-24 देश में 1.27 लाख करोड़ रुपए के हथियारों का निर्माण हुआ। ये उत्पादन 2014-15 की तुलना में 2.7 गुना ज्यादा है। एक दशक में 20 गुना बढ़ गई हथियारों की बिक्री। भारत की उपलब्धि केवल हथियार उत्पादन में ही नहीं, बल्कि हथियारों की बिक्री में भी भारत ने तेजी से छलांग लगाई है। 2013-2014 के मात्र 686 करोड़ रुपए के हथियार बेचने वाले भारत ने 2023-2024 में 21,083 करोड़ रुपए के हथियार दुनिया को बेच डाले, जो कि रक्षा निर्यात में अब तक की सबसे बड़ी छलांग है। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया के मिशन के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन में भारत की धाक बढ़ी है। आंकड़े बताते हैं कि भारत 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ रुपए के उच्च रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। बंदरगाहों की क्षमता में भी दुगनी बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। दुनिया के 9 परमाणु सशस्त्र देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल 2024 में अपने परमाणु हथियारों को और उन्नत करने में जुटे रहे। इन देशों ने पुराने हथियारों को अपग्रेड किया और नए अधिक शक्तिशाली हथियारों को अपनी सेनाओं में शामिल किया। यह स्थिति वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है। चीन के पास अब कम से कम 600 परमाणु हथियार हैं। 2023 से हर साल चीन अपने हथियारों में 100 की वृद्धि कर रहा है। जनवरी 2025 तक चीन ने 350 नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल साइलो बनाए या लगभग पूरे कर लिए। अगर चीन इसी गति से आगे बढ़ा तो दशक के अंत तक उसके पास रूस या अमेरिका जितनी ICBM हो सकती हैं। हालांकि 2035 तक भी अगर चीन के पास 1500 हथियार हो गए तो ये रूस और अमेरिका के भंडार का केवल 1/3 होगा। ऐसे में आंकड़े भले ही भारत को मजबूत दिखाते हों, लेकिन हमें दूसरों पर निर्भरता को छोड़कर खुद के उत्पादन में तेजी लानी होगी, ताकि आने वाले समय में कोई देश साथ दे या ना दे, हम अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम रहें। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो भारत पाकिस्तान युद्ध जिस तरीके से हुआ था उसके कई सारे साइड इफेक्ट देखने को मिले और पड़ोसी देश जो हैं जो खुलकर तो समर्थन में देखिए कोई भी नहीं आया था, लेकिन हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि दोस्ती भी निभाते हैं, सामने भी नहीं आते हैं परेशानी में
और अपने भी हित साधते हैं। तो एक तो इन लोगों से हमें थोड़ा सा बचना भी पड़ेगा, निगरानी इन पर कड़ी रखनी पड़ेगी, एक बड़ा संदेश इनको देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जहाँ तक एक बड़ा बयान CDS का है कि हम जो टेक्नोलॉजी है, हम विदेशी चीज़ों पर या वहाँ की टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा निर्भर ना हो। हमारी मैन्युफैक्चरिंग में हम ऐसा नहीं कि कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम जो कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ हद तक डिपेंडेंसी विदेशी टेक्नोलॉजी पर है, उससे भी हमको पार पाना होगा, ताकि हम एक ऐसी जगह पे आकर खड़े हो जाएं कि हमें फिर कोई साथ दे या ना दे, हमें ज़रूरत ना पड़े। सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुर्तजा मोस्पी। मुर्तजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं संजीव श्रीवास्तव। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं PC थपलियाल। PC थपलियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं अरविंद खोखर। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड RP श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। RP श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले संजीव जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ संजीव जी, हमें बहुत ये ज़रूरी हो गया। देखिए, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। हम आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हमारी जो पॉलिसी हैं, हमारी जो नीतियाँ हैं, हमारे जो संबंध है दूसरी कंट्रीज से, वो तो हैं, लेकिन हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, ख़ासतौर पर हम श्रीलंका ले, भूटान ले, हम बांग्लादेश ले लें, पाकिस्तान को तो अभी साइड कर दीजिए, नेपाल को ले लें, ये जो देश हैं, इनके साथ हमारा काम, हमारी दोस्ती, हमारा व्यवहार, इन पर लेकिन नज़र भी ऐसे रखने की ज़रूरत पड़ रही है कि क्या ये उतने हमारे लिए हमेशा स्टैंड लेकर खड़े होंगे। क्योंकि हमेशा देखिए, एक पॉलिसी, कहते हैं ना कि एक विदेश नीति और कूटनीति, कब कौन सी चीज़ें कहाँ चेंज कर जाएंगी हम नहीं कह सकते। तो हमने जो भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद चीज़ों को ऑब्जर्व किया, जो महसूस किया इन अपने पड़ोसी देशों के को लेकर, उसके बाद क्या लगता है कितने बदलाव की हमें ज़रूरत है। और दूसरा एक सवाल मैं इसी के साथ ऐड ऑन करते चलूंगी, जो CDS का बयान है कि हमें विदेशी टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा अब डिपेंड नहीं होना, हमें अपने उत्पादन पे, क्योंकि हम कर रहे हैं, हमें उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आगे लेकर बढ़ना होगा। देखिए, आपके जो दोनों प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं और मेरा ऐसा मानना है कि यदि भारत को एक महाशक्ति के रूप में जो अपना ऊंचा से ऊंचा स्थान पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यदि बनाना है, उसे स्थापित करना है, तो हमें अपने पड़ोसियों को साथ में लेकर के चलना होगा। और पड़ोसियों को साथ में लेकर के चलने की इसी नीति और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ये जो सरकार 2014 से चल रही है, उसने अपनी पड़ोस की जो नीति है उसमें बड़े बदलाव किए। आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का इनॉग्रेशन 2014 में हुआ था, तो उस समय उन्होंने तत्कालीन जो पड़ोसी राष्ट्रों के सभी राष्ट्राध्यक्षों को, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया था। और जाहिर है कि इसी तरीके से, और उसके बाद जो नीति हमने घोषित की थी, वो ये कहा था कि नेबरहुड फर्स्ट की जो हमारी नीति होगी, इस सरकार की जो नीति होगी, वो नेबरहुड फर्स्ट की नीति होगी। महाशक्तियों, दूर स्थित राष्ट्रों के साथ तो हम संपर्क बनाएंगे ही, लेकिन सबसे अधिक प्राथमिकता हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों को देंगे। तो ये जो आवश्यकता थी, इस बात को लगातार महसूस किया जा रहा था। मैंने भी 2014 के पहले भी मैंने कई ऐसे आर्टिकल्स लिखे थे कि जिसमें कि इस बात को मैंने स्वयं बार बार कहने की कोशिश की थी कि पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को हम वरीयता क्यों नहीं देते। क्योंकि हमने ये देखा था कि जो चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, इनके ऊपर जिस तरीके की तवज्जो दी जानी चाहिए थी, वैसी तवज्जो नहीं दी जाती थी। यदि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं नेपाल का, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो नेपाल की 2014 के बाद जो यात्रा हुई, वो 17 वर्षों के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचा था। और ये जाहिर है कि इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि हमने जो नेबरहुड के जो राष्ट्रों को ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया था। और दूसरा, ये जो नेबरहुड के राष्ट्र हैं, उनके अनेक डेलीगेशन से जब मैंने स्वयं से, मेरा अच्छा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं चाइना की बात तो नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं छोटे राष्ट्रों की बात कर रहा हूँ, उन लोगों के अंदर इस बात की भावना रहती थी कि भारत का जो ट्रीटमेंट उनके प्रति होता है वो बिग ब्रदरली होता है। भारत एक बड़े
जो है बड़े भाई की तरीके से हमें जो है डिक्टेट करने की कोशिश करता है। तो ये इस तरीके की फीलिंग्स को भी मिटिगेट करने के लिए सरकार ने यथोचित कदम उठाए हैं और आज हम उन राष्ट्रों उन पड़ोसी छोटे पड़ोसी राष्ट्रों को जाहिर है कि उनका जो डिजर्विंग जो उनका सम्मान है वो देते हुए उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं। और जैसा कि आपने अपनी बहुत ही अच्छी और विस्तृत रिपोर्ट में बताया भी कि किस तरीके से भारत ने श्रीलंका को उसके आर्थिक संकट में बड़ी मदद दी थी। एक सच्चे पड़ोसी राष्ट्र, सच्चे मित्र के नाते 4 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की राशि हमने श्रीलंका को दी थी। नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था तो नेपाल को हमने बड़ी मदद पहुंचाई थी। उसी तरीके से मालदीव्स में जो जब कभी भी, हालांकि मालदीव से तो हमारे संपर्क बहुत अच्छे रहे और पहले भी हमने ऑपरेशन कैक्टस या अन्य ऑपरेशंस के माध्यम से मालदीव को बड़ी मदद पहुंचाई। बांग्लादेश के साथ जो है हमारी जो संबंध है जाहिर है कि बहुत ही गहरे और प्रगाढ़ है। या और शेख हसीना की सरकार जब तक थी तब तक बहुत ही अच्छी और एक गोल्डन फेज बांग्लादेश और भारत के संबंधों का हम उस समय देख सकते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी अभी हावी होते जा रहे हैं, उन्होंने एक साजिश के तहत वहां की शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ कर दिया है और उसके ऊपर भी हमारी बहुत ही पैनी और गहरी वॉच है। और हम वहां पर हिंदू कम्युनिटी को की रक्षा के लिए भी लगातार अपने सक्रिय प्रयास कर रहे हैं और जो बेस्ट भारत की सरकार कर सकती है अभी किया जा रहा है। और उसी तरीके से भूटान के साथ भी हमारे जो बहुत ही गहरे और प्रगाढ़ संबंध है उसको और ऊंचे स्तर पर ले जाने की कोशिश चल रही है। पाकिस्तान एक अपवाद है, पाकिस्तान एक एक्सेप्शन है। पाकिस्तान को हमने मौका दिया था, जैसा कि मैंने कहा नवाज शरीफ को बुलाया गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी स्वयं नवाज शरीफ के घर भी पहुंचे थे, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार और धोखा देने का कार्य किया, हमारे पीठ पे छुरा घोंपने का ही कार्य किया। और पठानकोट देखा हमने कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी नवाज शरीफ के घर पहुंचे उसके एक हफ्ते के अंदर ही पठानकोट हो गया। फिर उसके बाद जो उसके बाद जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर एयर स्ट्राइक की, क्योंकि पुलवामा में और उरी में इस तरीके की घटनाएं पाकिस्तान ने की। और जब पाकिस्तान ने पहलगाम किया तो हमने उसको सबसे बड़ी चोट पहुंचाई जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। तो ये जो पूरी स्थिति है, मैं मानता हूं कि भारत की सरकार आज के समय में प्रोएक्टिव तरीके से नेबरहुड के राष्ट्रों के साथ एंगेज कर रही है और बहुत बड़े बदलाव भारत की नेबरहुड पॉलिसी में आए हैं। और अगर आप पहले की तुलना करें तो बहुत ही बड़े बदलाव मैं देखता हूं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि चाइना लगातार भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों को अपने प्रभाव में लेने की साजिशें रच रहा है। और विश्व में जिस तरीके के बड़े अस्थिरता की स्थिति देखी जा रही है, महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है, एक नए शीत युद्ध का खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में भारत को चाहिए कि वो अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको लगातार उसमें और धार लाए, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को और अधिक गहरा करे, उनके साथ आर्थिक संबंधों को गहरा करे, ताकि ये जो राष्ट्र चाइना के जो है किसी साजिश में, डेट ट्रैप में, कर्ज के जाल में न फंसे। और श्रीलंका में हमने एग्जैक्टली यही किया। श्रीलंका की जो स्थिति थी उसमें जाहिर है कि श्रीलंका की जो स्थिति इसी वजह से थी क्योंकि श्रीलंका ने बड़ी मात्रा में लोन ले रखे थे और उस लोन को चुकाने की स्थिति में वो नहीं था। और वहां पर अनेक गलत नीतियों की वजह से, अनेक कृषि संबंधी नीतियों की गलत नीतियों की वजह से, ओवर स्पेंडिंग की वजह से, जो जाहिर है कि बहुत ही गलत आर्थिक नीतियों की वजह से वहां पर संकट पैदा हुआ। लेकिन हमने उस समय को जो है अपने इस तरीके से हमने किया कि श्रीलंका के साथ हमने कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़े रहे। 4 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की मदद दी। और श्रीलंका के हर एक नेता, दिशा नायके जो आज वहां के राष्ट्रपति हैं, वो कभी एक ऐसी उनकी छवि थी कि वो वामपंथी सोच रखते हैं और भारत के खिलाफ, चाइना के फेवर में, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आज दिशा नायके भी भारत को बहुत महत्व देते हैं और भारत के प्रति वो बहुत ही अभिभूत रहते हैं कि भारत ने श्रीलंका को किस संकट से उबारा था। तो ये जो नीतियां हैं वो बनी रहनी चाहिए, उसको और अधिक हमें धार देने की आवश्यकता ये अवश्य है। लेकिन बहुत बड़े बदलाव आए हैं, ये मैं निस्संदेह देखता हूं और जो कि समय की आवश्यकता थी। और खुशी की बात यह है कि ये सरकार उस दिशा में ठीक तरीके से और अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। ठीक है, संजीव जी वापस आऊंगी। पीसी थपलियाल जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी पीसी थपलियाल जी, बड़ा महत्वपूर्ण मैं सीडीएस के बयान को, क्योंकि जब रक्षा की बात होगी, जब वेपन्स की बात होगी, जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग की बात होगी, हम कितने स्ट्रांग है और इसकी बात होगी। और जब सीडीएस खुद कह दें कि हमें विदेशी टेक्नोलॉजी पर नहीं जाना है, हमें स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, तो भले ही आज हमारा एम हो भारत
बहुत अच्छे से काम कर रहा हो, लेकिन ये बयान दिखाता है कि हमें बहुत हद तक अभी मजबूत होने की ज़रूरत है। लेकिन कैसे होगा? वो डिपेंडेंसी जो है वो खत्म कैसे होगी? और जब तक वो खत्म नहीं होगी हम हमेशा डिपेंड रहेंगे, और जब तक डिपेंड रहेंगे कोई भी आके दबाकर हमें दबाव बनाकर चला जाएगा। तो उस ताकत पे आना, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था तो हम बन गए, लेकिन इससे ऊपर हम आए और हम हथियारों की दृष्टि से, हम एक युद्ध की दृष्टि से, और बाकी व्यापार तो अपनी जगह है, लेकिन इस नजरिए से हमें बहुत ज्यादा एक ताकतवर बनने की जरूरत है। तो क्या बहुत महत्वपूर्ण आपका एक सुझाव हो सकता है? देखिए, जो अभी हाल फिलहाल सीडीएस का जो बयान था वो इनका दूसरी बार था। पहले भी सिंगापुर में वो बयान दे चुके थे, और उससे पहले जो हमारे एयरफोर्स के चीफ थे उनका बयान भी आया, और एक हमारे और अधिकारी थे नेवी के कैप्टन, उन्होंने भी इंडोनेशिया में एक बयान दिया। इन तीनों बयान बड़े अधिकारियों के बयान, और उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर, ये पूरी जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी सरकार है, जो हमारा स्टैंड है विश्व में, उसमें हमको आईना दिखा गया ऑपरेशन सिंदूर। भले हम कितना झूठ बोले, हम कितना अपने को ढकने की कोशिश करें, लेकिन हम विश्व पटल पे आज नंगे खड़े हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे पास क्या कमियां हैं और क्या मजबूत है। अगर हम बोलते रहे हमारा डंका बज रहा है, हमारा ये हो रहा है, लेकिन स्थिति, वस्तु स्थिति सबसे पहले जो खुल के आ रहा है वो रक्षा विभाग आ रहा है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में सबसे पहले इन लोगों ने, इन जिम्मेदार अधिकारियों ने फेस किया कि किस खोखलेपन से हम खड़े थे, और हमने ऑपरेशन सिंदूर को फेस किया। ये इस चीज की आहत ये तीनों अधिकारी जो देश को और विश्व को दे रहे हैं, उसमें हमको इसमें गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि स्पष्ट तौर से सीडीएस ने कहा है कि हमें खोखले नारों पे नहीं जाना चाहिए, हमें जमीन पे बन गया विश्व में ये हमारे मेक इन इंडिया फलाना। लेकिन जिस तरह की स्थिति आज हम देख रहे हैं कि लास्ट 15 साल से इस देश में जो हमारे इक्विपमेंट, बड़ा जो टेंडरिंग होती थी हमारी, ये नहीं हुई है। हम किस तरह से 125 जो हमने राफेल्स की डिमांड और टेंडरिंग की थी, वो केवल 36 में बदलकर 5 गुना कीमत में जो लेने का, उसमें कोई देश के सारे देशवासी चुप रहे, कोई अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन अब ये आ रहा है सामने, धीरे धीरे ये लोगों के सामने आ रहा है कि आखिर क्यों, अगर हमारी जो स्थिति, पूरे जो नेबर्स हैं हमारे, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ये क्यों हमारे साथ खड़े नहीं हो पाए ऑपरेशन सिंदूर में। ये अब हम, क्योंकि हमारा पूरा विदेश का जो बेड़ा उठा रखा था, खुद प्रधानमंत्री ने उठाया हुआ था, विदेश मंत्री कहीं दिखाई देता था। चाहे चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाना हो, चाहे पाकिस्तान में बिना बुलाए सब शरीफ को मिलना हो, और चाहे किसी को पशुपतिनाथ में जाकर वहां वो नेपाल को ऐड देना हो, चाहे यहाँ कुछ भी स्थिति हो रही हो देश में। लेकिन स्थिति ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई भी हमारे साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ, ये सवाल का जवाब देश को ढूंढना पड़ेगा। अगर हम नहीं ढूंढेंगे, क्यों आज जो जिस स्थिति में हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, श्रीलंका का पूरा अस्तित्व ही खत्म होने के कगार में पहुंच गया, जहां का राष्ट्रपति को भागना पड़ा हो, जहां पे जो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में मुंह के बल पे गिर गया हो, उसको चाहे भारत हो, भारत को भी नमस्कार करेगा, चीन को भी नमस्कार करेगा, उसका हम कोई वो नहीं दे सकते। लेकिन वहां पे उनकी अर्थव्यवस्था के अंदर हमारे देश को, अडानी जी को घुसाना हमें महंगा पड़ा। हमने बांग्लादेश में किया, जो जिसने किया वो आज भाग गई है, हमारे पास हमारे गले की हड्डी बनी हुई है, क्योंकि वहां भी अडानी जी घुसे, अब बोरी बिस्तर लेके वापस आ रहे हैं बांग्लादेश से। तो इन स्थितियों को हमें समझना पड़ेगा। राजनीति, इस देश की जो सम्मान है, उस पर 1% भी अगर हमने 100 को किया, तो इस तरह से जो आज डिफेंस के अफसर आ रहे हैं, वो पूरी हिम्मत के साथ आ रहे हैं, तुम कुछ भी कर लो। वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह से हम कैसे लड़ पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले उनको फेस करना पड़ता है दुश्मन के साथ, और वो दुश्मन जिसकी औकात अभी तक कुछ नहीं थी, वो पाकिस्तान। अभी देखिए आप, हम कह रहे हैं साहब हमारा
इतनी हथियार हमारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन आज S-400 नहीं होता तो क्या हम मिसाइल अटैक से बच पाते? जो जिस तरह की मिसाइल अटैक पाकिस्तान कर रहा था हमारे ऊपर, क्या स्थिति होती अगर रूस हमें S-400 नहीं देता? अभी जहां हम बहुत कॉन्फिडेंस थे राफेल पे, लेकिन राफेल ने अब हमें धोखा दे दिया और आज हम भाग रहे हैं इधर उधर की कहां से हम ले। क्या लोग नहीं जान रहे इस बात को कि कुछ न कुछ तो था? बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं जी बिल्कुल तो इन चीजों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा और देश को अभी बहुत लंबा, बहुत इजी नहीं है, क्योंकि मैं जब 1980 में जब मैंने मिसाइल लाया 83 में, वही मिसाइल आज दिन तक है, वही जगुआर, वही मिराज, वही आप देखिए वही एयरक्राफ्ट है। हाँ, हमारे पास 45 स्क्वाड्रन होने चाहिए थे, आज 34-35 स्क्वाड्रन, और वो भी खोखले। ठीक है। हर दिन आपको क्रैश होते हुए जहाज आ रहे हैं। हम बिल्कुल। बहुत परेशान हैं इस बात में। ठीक है थपलियाल जी। केसी बहुत जैन जी, मेरी परेशानी आवाज है। पहुंच जी। रही है? आवाज मिल रही है जी, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ, केसी जैन जी देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि रक्षा उत्पादन में हमको तेजी लाना है, हम आत्मनिर्भर बन जाएं, ये हमारी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है, जैसे कि सीडीएस ने कहा और निर्मला सीतारमण ने भी यही तमाम बातें रखी। अच्छा, तेजी ऐसे लाना है कि हम काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम आगे बजट बहुत अच्छा ला रहे हैं, हमारा लक्ष्य भी बिल्कुल तय है, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ हमारी नीति, क्योंकि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ था, हमें इस चीज को देखना पड़ेगा सर। पहली चीज, कब कौन कहां पलटी मार ले, आज उनकी भी मजबूरी है दूसरों को भी लेके चलना, भारत को भी लेके चलना। तो हम अपनी कहते हैं ना कि अपनी क्षमता को इतनी मजबूत कर लें कि हमें फिर कोई खड़ा हो या ना हो, हमें जरूरत ना पड़े। अब वो क्षमता हमारी टेक्नोलॉजी को लेकर हो, हमारी हथियारों को लेकर हो, हमारी रक्षा को लेकर हो, हमारी नीतियों को लेकर हो, हमारे व्यापार को लेकर हो, ये बहुत बड़ा टास्क है भारत के लिए। जी जी, देखिए राखी जी, पहली बात तो यह है कि हमारे सीडीएस अगर कोई बात कहते हैं और किस जगह पे किस बात को रखते हैं। अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने सिर्फ और सिर्फ भारत देश की आलोचना करने की बात की, उनको कहीं पर भी भारत देश की प्रगति नहीं दिखाई दी। नहीं केसी जैन जी, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं थपलियाल जी, पीसी थपलियाल जी, कांग्रेस नहीं थी वो। जी जी जी, अच्छी बात है, लेकिन देखिए विश्लेषण भी ऐसा होना चाहिए जिसमें दिखाई दे कि सच्चाई है, और केवल अपनी आलोचना करना, मैं इस विश्लेषण को सही नहीं मानता। देखिए सीडीएस क्या कहेंगे अपनी, हम कहीं पर भी हो, कहीं पे जब किसी विषय पे चर्चा होती है, आज 145 देशों में अगर भारत देश 25वें नंबर पर है और सप्लाई करने में हथियारों को, और डिफेंस एक्सपो हो रहा है लखनऊ में, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हम तैयार कर रहे हैं, हमारा जो रक्षा बजट है वो बढ़ा है, हमारे जो पनडुब्बियां थी वो बढ़ी हैं, हमारे जो एयरक्राफ्ट थी वो बढ़े हैं, और जिसकी बात आदरणीय थपलियाल जी कर रहे थे कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। तो पहली बात तो ये कोई युद्ध नहीं था, क्या हमने किसी से सहयोग मांगा कि हमारा सहयोग करिए आप, तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। दूसरी बात यह है कि कोई घोषित युद्ध नहीं था, पाकिस्तान ने कहीं पे स्वीकार नहीं किया कि उसने पहलगाम में अटैक किया था कि हम उसके ऊपर युद्ध कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान पे अटैक भी नहीं किया। हमने कहां पे अटैक किया? भारत देश ने अटैक किया वहां पर जहां पर आतंकवादी संगठन पनप रहे थे, आतंकवादियों को जहां पर ट्रेनिंग हो रही थी, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर हमने अटैक किया। और अगर हम ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान पर अटैक किया, तो जो पाकिस्तान कहता है कि हमारे रियासी इलाके में घुस करके आपने अटैक किया, हमारे लोगों को मारने की आपने कोशिश की, तब तो हम उसको बल दे रहे हैं, उसको सही सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब तो देखिए, आज हमारी सैन्य शक्ति बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज हम पूरा की पूरा डिपेंडेंट हुआ करते थे विदेशी हथियारों पर, और सिर्फ आयात पे निर्भर थे। आज क्या है, आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। केसी जैन जी, हमारे पास S-400 खुद का क्यों नहीं है? अब मुझे ऐसे ही पूछना पड़ेगा। नहीं देखिए राखी जी,
राखी जी, इस तरीके से तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम राफेल का निर्यात क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, हमें राफेल बना के निर्यात करना चाहिए, अच्छी बात है, यही सोच होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो प्रगति है, डेवलपमेंट है, वो धीरे धीरे कुछ चीजें होती है। आज हम 25वें नंबर पर हैं निर्यात में, ये भी सवाल हो सकता है पहले नंबर पर क्यों नहीं है। तो अभी हम कहां पर थे, अभी तो 50वें नंबर पर भी नहीं थे। अगर हम 10-12 सालों में 25वें नंबर पर निर्यात कर रहे हैं तो क्या छोटी सफलता है क्या? तो ये देखना पड़ेगा कि हम कहां पर थे, कहां पर पहुंचे। अगर इन चीजों को देखेंगे, और एक चीज है कि आगे डेवलप करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी सफलताओं को देखें, अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं, अपनी सफलताओं का श्रेय भी दें। तो देखिए सीडीएस ने जो बात कही, सीडीएस और क्या कहेंगे कि देखिए आज हमारे पास ये चीजें डेवलप हो चुकी है और हमको इन चीजों को डेवलप करने की आवश्यकता है। देखिए एआई पे बहुत तेजी से काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भारत देश के अंदर भी काम हो रहा है, और हमें लगता है कि इस पे तपरियाल जी भी सहमत जताएंगे कि जिस तरीके से एआई पे भारत देश काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और देखिए भारत देश ने जिस तरीके से कूटनीतिक तरीके से और साथ ही साथ विदेशी नीति पे ध्यान देते हुए, चाहे वहां पे संपर्क करना हो प्रधानमंत्री जी के द्वारा या हमारे विदेश मंत्री के द्वारा या हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा, जिस तरीके से आसपास के हमारे जो पड़ोसी देश हैं, वो यहाँ तक कि आप देखिए कोरोना काल में हमने पाकिस्तान को मदद की, हमने तमाम सारी दवाइयां उनको भेजी, तमाम सारी और सुविधाएं भी हमने पाकिस्तान को भेजी। केसी जैन जी, क्योंकि आपको शायद ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ कमियां निकालने बैठे हैं। हम कमियां निकालने नहीं बैठे हैं। सीडीएस ने जो कहा कि हम स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी की हमको जरूरत है, हम विदेशी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड ना हो। यदि हम ये एक बात रखते हैं, हमारे पास S-400 खुद का हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हम ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद करें, हमारे पास ऐसे हमारे वेपन्स हो, हम डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज पर खत्म करें। मकसद ये है चर्चा का, तभी हम बहुत ज्यादा और स्ट्रांग होंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कमजोर हैं, हम लाचार हैं, नहीं, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम इन चीजों में कब और आगे बढ़ेंगे यदि हमको तेजी लाना है ना इन चीजों में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राखी जी, भारत देश परमाणु शक्ति देश है, परमाणु संपन्न, और हमारे परमाणु हथियार भी बढ़े हैं, हमारे टैंक भी बढ़े हैं, हमारे एयरक्राफ्ट भी हमने डेवलपमेंट किया है, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हमने डेवलप कर ली हैं, और जो हमने अटैक किया, जिसकी बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर की, इसी ब्रह्मोस मिसाइल से हमने अटैक किया उन आतंकवादी संगठनों के ऊपर, उनके ठिकानों पर। 100 से ज्यादा जो दुर्दांत आतंकवादी थे, जो प्रशिक्षण देते थे हजारों हजार लोगों को, वो मारे गए। तो देखिए भारत देश की सफलता का भी हमें जश्न मनाना चाहिए। रही बात आगे और डेवलप की, तो बिल्कुल हमें इस स्थिति में पहुंचना है कि हम कल को जो है वो तमाम सारी केवल और केवल जो S-400 की बात हो रही है, हम तो कह रहे हैं राफेल हमको बनाना चाहिए, राफेल का भी हम निर्यात करें, उसको हम इस स्थिति में पहुंचे। लेकिन वो एक क्रम है, धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन आज जहां तक पहुंचे हैं, आज हमारी पनडुब्बियां बनी हैं, आज हम आत्मनिर्भर हैं। रक्षा के मामले में भी जो हमारी डिपेंडेंसी थी, वो आज घट करके जो है केवल और केवल 20 से 25% बची है। 70 से 80% अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं, हथियारों के निर्माण भी नहीं, हथियारों की आज हम सप्लाई कर रहे हैं, आज हम निर्यात कर रहे हैं हथियारों का। तो ये बहुत बड़ी सफलता है भारत देश की, और इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है केसी जैन जी, चलिए, मेरे पास आज समय की सीमा है, मैं चाहती हूँ बाकी मेहमान भी अपनी प्रतिक्रिया रख ले ताकि एक सबका पक्ष आ पाए। ठीक है, इसलिए मुझे रोकना पड़ेगा इस वक्त आपको। ठीक है, मुर्तजा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? ये आवाज आ रही है राखी जी? हाँ मुर्तजा जी, सबसे पहले तो आप अपनी बात रखिएगा, क्योंकि स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत की बात खुद सीडीएस कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्कों के साथ इस भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में, युद्ध कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए अब आप इसको, इन सारी चीजों के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी क्या बनती है, क्योंकि खुलकर तो कोई समर्थन में नहीं था। एक आज अच्छे दोस्ताने की बात जरूर होती है, लेकिन हमको नजर तो रखनी पड़ेगी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम एक चीज तो निकल करके आई है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल खोखली रही, और जहां तक हमारी डिप्लोमेसी का सवाल है, डिप्लोमेसी टोटली फेल रही। और एक बात मैं अपने बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनको ये कह दूं कि देखिए, जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूरा देश जो है सरकार के साथ ठहरा हुआ था, और सरकार ने कभी कोई चीज साझा नहीं की, बताई नहीं, कोई कॉन्फिडेंस में ना अपोजिशन लीडर को लिया गया, ना
अपोजिशन किसी पार्टी को बताई गई। और दूसरी चीज, जिस बात की ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान स्वीकार नहीं कर रहा है कि हमने जाकर के पीओके पे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो अटैक्स किए, जो निस्तो नाबूद किया वहां के ठिकानों को, तो एक बात, क्या आप उनकी तायीद कर रहे हैं इसमें? पाकिस्तान तो हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैला रहा है और कई चीजें हुई हैं, मगर क्योंकि गफलत हमारे में थी, इंटेलिजेंस का टोटली फेलियर रहा, उस वजह से जो है पुलवामा, देखिए ये ओवरनाइट नहीं होते हैं ये सब चीजें, ये प्री प्लान था। और जो अटैक्स हमारी तरफ से हुए, मैं ये बता रहा हूँ कि सीज फायर, ये आधी रात को जो अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रम्प ने आकर के सीज फायर का ऐलान किया, ये 2 दिन अगर और हम उस पर अटैक करते तो शायद उनके पूरे ठिकाने निस्तो-नाबूद हो जाते, मगर क्योंकि बहुत सारे चीजों में हमारी सरकार जो है प्रेशर में आ जा रही है, ये एक बात हुई। दूसरी चीज ये है कि हमारा डिफेंस आज से स्ट्रांग नहीं है। हमारे डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट जो है नेहरू जी के जमाने में पड़ गई थी, कई फैक्ट्रीज हमारे डिफेंस के जो है इंदिरा जी के दौर में पड़ गई थी, राजीव जी के दौर में और ज्यादा गति बढ़ी, आगे बढ़ी थी। इस चीजों को मैं ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी जी या उनकी कैबिनेट नहीं सोचती होंगी, यकीनन सोचती होंगी, मगर हमको अपने ड्रोन्स जो है एडवांस करने की जरूरत है। खास तौर पे देखिए, सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन है जो हमारी आंख खोल रहा है। आज हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ये बयान आना, जनरल अनिल चौहान जी का, ये खुली तौर पे एक वो है, इसको आप हुकूमत के खिलाफ मत लीजिएगा, ये एक सजेशन है, इसको थोड़ा सा नोट कीजिएगा। गवर्नमेंट सीरियसनेस थोड़ा दिखाए डिफेंस में, खास तौर पे जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हो सकती हैं। हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, हमारे यहाँ साइंटिस्ट बहुत मजबूत है, ऐसी चीज नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हम दुनिया को, आप 25वें नंबर पे नहीं 5वें नंबर पे आ जाएंगे, पहले नंबर पे आ जाएंगे, ये चीज होनी है और होगी। मगर आज एंटी ड्रोन सिस्टम जो हमारा और स्ट्रांग होना चाहिए था, नहीं हो पाया। और देखिए, आज चाइना को 81% जो है मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान का, वो चाइना का है, और बची टर्की से जो है बाज़ाब्ता ड्रोन्स लेकर आकर के वो हमारे ऊपर चलाया है। तो पाकिस्तान की मदद के लिए तो सब ठहर जा रहे हैं, हमारे लिए कौन ठहर रहा है, ये जरा मतलब गौर करने वाली बात है। और हुकूमत को चाहिए कि इसको गंभीरता से लें। बिल्कुल, और ऐसे मत सोचिएगा कि हम लोग आपसे अलग हैं, हम नहीं, पूरा देश इसके लिए जो है एक है और बहुत स्ट्रांग उसमें हम आपके साथ है। इसको और स्ट्रांग करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। अरविंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राघव जी। अरविंद जी, क्या और कैसे बढ़ सकते हैं? देखिए, बहुत सारे सुझाव हैं, बहुत सारी बातें हैं, पड़ोसी मुल्कों की स्ट्रैटेजी को भी समझना है, निगरानी भी रखनी है, नजर भी रखनी है, लेकिन क्वेश्चन मार्क वहीं आके लग जाता है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे मजबूत कर लें। बहुत पॉजिटिव, यदि हमारे ही यहाँ के सीरियस कह रहे हैं कि हमें दूसरी टेक्नोलॉजी पर या विदेशी टेक्नोलॉजी पर नहीं जाना है, तो हमें एक तो वो भी देखना है, पड़ोसी देशों की भूमिका जो रही है हमारे जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद, भारत पाक के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। देखिए, कोई पड़ोस के जो देश है, हमारी बुआ के लड़के तो वो है नहीं, ये हमारे रिश्ते निभाएंगे। हर एक देश को अपने फायदे नफे नुकसान के हिसाब से अपनी पॉलिसी तय करता है। श्रीलंका को लगता है अगर भारत की तरफ झुका, चीन अगर ज्यादा आएगा तो चीन ज्यादा दबाव बनाने में सक्षम है। चीन की एजेंसी वहां के नेताओं को ज्यादा ग्रिल कर रही है, चीन की एजेंसी के पास वहां के नेताओं की ज्यादा वीडियो है, ज्यादा टेप्स हैं, इनके दबाव में काम करती है। कोई भी नेता, कोई भी सरकार, हमेशा जो विदेशी खुफिया एजेंसी होती है वो उनसे दोस्ती नहीं निभाती है, वो उनको ब्लैकमेल करके अपने देश के काम निकलवाया करती है। और ये हमेशा पूरी दुनिया में ढकी चुकी बात नहीं है। बांग्लादेश के अंदर रो का ऑपरेशन बुरी तरह फेल हुआ, तभी वहां शेख हसीना को भारत में आना पड़ा, और वहां एक ऐसी सरकार बैठ गई जो भारत के खिलाफ लगातार पहले दिन से काम कर रही है। तो ये तो विदेश नीति के देखने वाले कर्णधार है, वो देखेंगे कि चारों तरफ से ये घिरता जा रहा है भारत, और जो भारत के चारों तरफ जो देश हैं, खास करके बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ये कहने को लोकतंत्र है, लेकिन इनके अंदर जो लोकतंत्र है तो ये खामियां है कि उसके अंदर रेडिकल लोग, जिसको कट्टरपंथी लोग लगातार हावी होते जा रहे हैं, खास करके बांग्लादेश और पाकिस्तान में। जिस बांग्लादेश को आजाद कराने में भारत की जो सेना था उनका योगदान रहा, जिसको उनका जो अपना राष्ट्रपति जो बना उनके घर तक फूंक दिया गया लोगों ने, तो ऐसे जोम्बियों से, ऐसे कट्टरपंथियों से निपटने के लिए विदेश नीति को और ज्यादा सख्त करना पड़ेगा और ज्यादा हार्ड होना पड़ेगा, और उम्मीद है कि शायद हो भी रही होगी।
देखिए जहां तक हथियारों की सीडीएस की बात है, देखिए भारत के जितने प्रधानमंत्री आजादी के बाद रहे हैं उनमें ज्यादातर की जो नियत है वो बिल्कुल देश के प्रति बहुत अच्छी रही है, तरक्की की रही है, लेकिन नीति बहुत खराब रही है। नीति खराब होने का जो सबसे बड़ा जो कारण है कि हमारे यहाँ जो अफसरशाही है, हमारी अफसरशाही का कोई अब तक सर्वे नहीं हुआ। अगर अफसरशाही का सर्वे किया जाए, दुनिया की सबसे भ्रष्टतम अफसरशाही में हमारी अफसरशाही निकलेगी। अफसर हमारे देश का सारा सत्यानाश करने में तो जुटे पड़े हैं। वो नेता ठीक पॉलिसी बनाते हैं, उनको घुमा फिरा करके नेता जो अफसर हैं वो इधर उधर कर देते हैं। देखिए 2 दशक से ज्यादा भारत अपना अपना फाइटर प्लेन बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब तक उसका एक प्रोटोटाइप तैयार नहीं हो पाया। क्यों नहीं तैयार हो पाया, इसकी जवाबदेही किसी की तो होनी चाहिए। कि 2 दशक पहले जो आपने कॉन्सेप्ट तैयार किया होगा, 2 दशक बाद जो एविएशन टेक्नोलॉजी है वो कहाँ की कहाँ पहुंच गई है। जहां तक देखिए ब्रह्मोस और दूसरी बातें, ये भी हमारे अपना आविष्कार नहीं है, ये रशिया का ज्वाइंट ऑपरेशन है। रशिया की जो टेक्नोलॉजी है उसी को हमने अपनी देसी टेक्नोलॉजी से जुगाड़ करके उसका अपना एक बनाया है। देखिए हमारे यहाँ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके ऊपर भारत सरकार या कोई भी सरकार अब तक आई है उसने ध्यान नहीं दिया है। जब तक हम स्टूडेंट तैयार नहीं करेंगे, छात्र तैयार नहीं करेंगे, R&D को बढ़ावा नहीं देंगे, कैसे आविष्कार हो पाएगा। जिस देश आविष्कार नहीं करता वो देखिए 25वें आंकड़े में तो अच्छा लगता है, लेकिन 25वें स्थान पे आने के बाद भी जितने का हमने हथियार बेचे उतने टोटल हथियार बेचने के बाद हम एक S-400 की यूनिट नहीं खरीद सकते। ये उनकी हकीकत है। लेकिन हाँ अच्छी बात है कि हथियार बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि आपने जितने के हथियार बेचे उतने में तो एक S-400 की यूनिट नहीं ला पाएंगे आप। तो उसका प्लस माइनस का अगर बैलेंस शीट के हिसाब से देखें तो उसका है क्या। बात यह है कि जब तक आप आविष्कार नहीं करेंगे और भारतीय समाज से, भारतीय राजनीति से जो ये ढकोसला है जिसको कहते हैं हिपोक्रेसी नहीं हटाएंगे। देखिए अमेरिका के अंदर जितनी बड़ी हथियार कंपनी है सारी प्राइवेट है। जिस राफेल की हम जिक्र कर रहे हैं, राफेल की जो कंपनी बनाती है वो प्राइवेट है। अगर अमेरिका के जो ट्रंप है लगातार जो डीले कर रहे हैं उसके अंदर लोग दूसरे देशों पे लगातार शर्तें थोप रहे हैं कि आप बोइंग इतने खरीदोगे, लॉकहीड मार्टिन से इतने खरीदोगे। और अगर भारत का प्रधानमंत्री किसी उद्योगपति को बढ़ावा दिया कहीं दूसरे देशों में ले जाकर उसकी डील कराया तो यहाँ पे है तो मिल जाती है। देखिए सरकार के बस का कभी भी जो है, सरकार का काम होता है बेसिकली जो शासन का ढांचा मुहैया कराना, सुरक्षा देना, व्यवस्था देना, स्वास्थ्य देना, शिक्षा देना। सरकार का काम कभी भी उद्योग नहीं होता, सरकार का काम कभी भी व्यापार नहीं होता। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सरकार का काम हम व्यापारियों को देना चाहते हैं और व्यापारियों का काम हम सरकार के ऊपर थोपना चाहते हैं। जब तक ये नीति की जो घालमेल है ये दूर नहीं होगा, भारत जो है जितनी पोटेंशियल होते हुए भी, इतनी क्षमता होते हुए भी स्थिति यही रहेगी। देखिए अभी तो सीडीएस चौहान साहब ने जो कहा है कि हमें कल के हथियारों से आज नहीं लड़ा जा सकता, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात है ही नहीं। देखिए यूक्रेन जो रशिया के सामने जो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक है, जब उसने उसके ऊपर आक्रमण किया तो लगा था कि यूक्रेन रशिया के सामने नहीं ठहर पाएगा, लेकिन आज उसको 1 महीना नहीं ठहर पाएगा, हफ्ता नहीं ठहर पाएगा, 3 साल लगभग होने को जा रहे हैं। क्या हुआ, उसमें नहीं हो पाया। तो देखो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को अपने देश में अगर कामयाब करना है तो हमें R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, बिना आविष्कार के कोई देश तरक्की नहीं करता है। दुनिया के जो सबसे बड़े शीर्ष जो 3 देश हैं उनके अंदर साबित आविष्कार हमेशा वहीं क्यों होता है। जो देखिए जितने जिसको अभी बम की बात की, जो बंकर ब्रस्टर बम है अमेरिका में क्यों बना, दुनिया का सबसे पहला जो फाइटर जेट है वो जो जिसको स्टील कहते हैं वो अमेरिका में क्यों बना, ये जर्मनी में क्यों बन रहे हैं, एशिया के अंदर क्यों बन रहे हैं। देखिए वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक बड़ा रिस्पेक्ट दिया जाता है, बड़ा बजट सरकार खर्च करती है। अभी हमारे यहाँ सिर्फ बाहर से जिसका टेक्नोलॉजी लाते हैं उसका मैन्युफैक्चर हो रहा है, हमारे आविष्कार तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और जब तक आविष्कार नहीं होगा, देश तरक्की नहीं कर सकता। और तरक्की किए बिना देखिए नहीं तो डिपेंडेंस दूसरे देशों पे बरकरार रहेगी, और दूसरे देशों में जब बरकरार रहती है तो इमरजेंसी के वक्त पे वो कभी भी कुछ भी कह सकता है कि उस टाइम फिर कोई रिश्तेदारी नहीं निभाता है, देश अपने फायदे नुकसान के हिसाब से चलता है। तो भारत की जो नीति है उसको बदलने की जरूरत है। नियत नेताओं की ठीक है, लेकिन नीति बदलने की जरूरत है। नीति के लिए अफसरशाही पे लगाम कसने की बेहद सख्त जरूरत है। जी बिल्कुल। आरपी श्रीवास्तव जी, एक तो नीति बदलने की जरूरत है, विदेश नीति के लिए ऑलरेडी सब लोग कह चुके हैं बहुत सारे बदलाव की जरूरत है, और कूटनीति जहां पर यदि आ जाए तो आप समझ लीजिए फिर तो हमें बहुत सारे चीजों पे चौक चौबन्ना रहना है कि हम कैसे इन चीजों को देखेंगे। फिर सीडीएस का बयान भी, यानी कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा टास्क है भारत के लिए, खुद वो डिपेंड होकर सारी चीजों के लिए, और हर मामले में बिल्कुल कहते हैं ना कि किसी के समर्थन की जरूरत ना पड़े। कैसे हो पाएगा? देखिए राखी जी, यहाँ पर 2 बातें हैं। एक तो ये है कि पड़ोसी मुल्क के साथ हमारे देश का रिलेशन कैसा है। संजीव जी ने बिल्कुल कहा कि पहले एक बड़े बिग ब्रदर के रूप में जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, मालदीव हो, ये सारे देश हैं। ये पूरे एक तरह से आप ये समझिए कि जिनको, नेपाल हो, इनको भारत हमेशा एक तरह से सपोर्ट करता रहा। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, लगा ये कि ये देश जो कभी भारत के साथ एकदम करीबी जुड़ा रहता, हो सकता खुल के समर्थन न करें, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कुछ ऐसा बताएं कि वो भारत देश के साथ हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हमारा सीडीएस का जो बयान आया है अभी
कि अपनी देसी टेक्नोलॉजी, अपने देश की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, किसी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। यहाँ ये देखा गया है कि भाई दूसरे देश की अगर कोई हथियार हम खरीदते हैं या वहाँ का विमान खरीदते हैं, वहाँ की मिसाइल खरीदते हैं, वहाँ के ड्रोन खरीदते हैं, तो उनका सीक्रेट तो उनके पास है, हमारे पास क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये, जिस पर सवाल खड़ा किया है हमको लगता है CDS ने। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि खर्चे में भी कटौती होगी। अगर हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर R&D की बार बार बात हो रही है, अगर उसको डेवलप किया जाए तो ये जो बाहर से महंगे हथियार खरीदते हैं हम, इस पर भी रोक लगेगी। देश में जो है मेड इन इंडिया की बात हम करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अगर हमारे देश का नौजवान, हमारे देश के मेधावी छात्र जो बहुत सारा कुछ विदेशों में जाके बहुत सारा काम कर रहे हैं, अगर वो हिंदुस्तान में उनको पूरी सुविधा दी जाए तो हमको लगता है कि भारत को अपनी रक्षा प्रणाली विकसित करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और शायद जो हम बात करते हैं 25वें नंबर की, 50वें नंबर की, हम आज उठ करके खड़े हो सकते हैं। एक हम और बात कहना चाहेंगे बहुत जल्दी से राखी, कि अगर हम अपनी तकनीक, अपनी स्वदेशी जो व्यवस्था से अगर मजबूत होते हैं तो ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जो छोटे भाई हैं, ये छोटे भाई भी निश्चित रूप से दौड़ लगाएंगे बड़े भाई के पास। ऐसा नहीं कि वो चाइना के पास चले जाएंगे। जब जानते हैं कि हमारा देश जो है इतना मजबूत है कि किसी भी परिस्थिति में अपना उसका डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, तो निश्चित रूप से चाहेगा कि वहाँ पर वो ये जो पड़ोसी देश हैं हमेशा भारत के साथ रहें, क्योंकि उन्हें इस बात का भी, उनको भी खतरा है कि भारत जब स्वयं सक्षम है तो इन देशों की भी सुरक्षा कर सकता है। आप किराए पर, भाड़े पर किसी देश की सुरक्षा करने का दावा नहीं कर सकते। हम चाहे देश से कितनी भी मदद इन लोगों को दें, क्योंकि भारत हमेशा ये प्रयास करता रहा कि जो ज़रूरतमंद है उनकी अक्सर मदद करता रहा और आज भी कर रहा है। वर्तमान सरकार की भी नीयत में कोई खोट नहीं है, लेकिन ये ज़रूरत है कि आज परिस्थितियां बदली हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राखी, ये ज़रूरत है भारत को एक नए सिरे से सोचने के लिए और अपनी तकनीक विकसित करने की ज़रूरत है। हमें आज पड़ोसी मुल्क की, हम देखिए पहली बात ये कहा जाता है ना कि जब आग लगती है तो पड़ोसी आता बुझाने। अगर उनकी आग लगती है तो हम भारत जाता है बुझाने, चाहे भले बांग्लादेश रहा हो, चाहे कोई भी देश रहा हो। आपने कहा ना अभी 4 मिलियन डॉलर की जो है मदद किया भारत ने उसको, श्रीलंका को। तो क्यों किया? क्योंकि देख रहा था कि वहाँ परेशानी है। तो भारत हमेशा ये प्रयास करता रहा सभी देशों के साथ, लेकिन जब कोई ऐसा देश जो एक बदमाशी पे उतर आए, चाइना जैसा देश, और उन देशों को ग्रैब कर ले, तो ऐसी दशा में आपको अपनी रणनीति पर सोचना पड़ेगा, अपनी कूटनीति पर सोचना पड़ेगा, अपनी खुफिया तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा। ये सारा काम आपको करना पड़ेगा और आज साथ ज़रूरत है। और निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की आंखें खुली भी हैं और सरकार इस दिशा में सोच भी रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो आज परिस्थितियाँ निर्मित हैं, चाहे पड़ोसी मुल्क हैं, उनको साथ लेने की ज़रूरत है। इस महाद्वीप में अगर शांति चाहिए तो इतने पड़ोसी भी मजबूत होना चाहिए और अपना देश भी मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल। और एक बात और भी बड़ी महत्वपूर्ण है, इन सब की मजबूती के साथ साथ उन पर नज़र भी बनाए रखनी हमको पड़ेगी हमेशा, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ जो कूटनीति होती है वहाँ कब कौन कैसे स्टैंड ले लेगा, किसके साथ चला जाएगा, आपको नहीं पता। यहाँ देख लीजिए, बहुत जीते जाते उदाहरण है हमारे पास इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बहुत सी तस्वीरें आई हैं जो भारत ने देखी, तो उसको समझना पड़ेगा और कितना हमें विकसित होने की अभी ज़रूरत है। ये भी यहाँ इस चर्चा से बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। फिलहाल समय बहुत ज़्यादा हो गया, वापस नहीं आ पाऊंगी। केसी जैन जी, आज काफ़ी समय की सीमा थी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, भारत पाक युद्ध के साइड इफेक्ट हैं और पड़ोसी देश जो हैं उनको एक संदेश तो है, देखिए बड़ा संदेश है, साथ रहना है, रहिए। भारत पहले भी मदद करता आया, हमेशा करेगा, लेकिन आपको भी साथ रह के मदद करनी है। रही बात जो CDS के बयान की, तो हाँ, हमें ज़रूरत है अपनी चीज़ों को डेवलप करने की, अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक हम यदि डिपेंड रहेंगे तो हम ऐसे ही पीछे रह जाएंगे। इस चीज़ पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत बिल्कुल यहाँ पर दिखती है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।